Good morning, students. So, in the last class, we have discussed about the causes of deforestation, and also we have discussed about the causes of loss of biodiversity, in which we have seen that the reason for the loss of biodiversity is increase in human population, industrialization, overgrazing, pollution, habitat destruction, and also hunting and killing of animals. These are the major reasons for the loss of biodiversity. And for the for the causes of deforestation is the major the issue that deforestation is facing is that main reason behind behind deforestation is that increasing population. So various man-made there are various man-made deforestation and also the natural deforestation. Man-made deforestation constitutes construction of houses and industries, clearing land for agriculture purpose, using wood as a fuel. So these are the major reasons which are man-made, and also we have the naturally occurring reasons for the deforestation, that we have forest fires, earthquakes, severe droughts, and also floods. Okay, so these were the topics that we have discussed in the last class. So today we are going to see what are the consequences of deforestation. Consequences means उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, consequences of deforestation, परिणाम. Okay, so पढ़ते हैं. डिफोरेस्टेशन हैज एन एडवर्स इफेक्ट. एडवर्स मतलब उल्टा, है ना. एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड नीड टू बी चेक्ड इमीडिएटली, है ना. डिफोरेस्टेशन के क्या होता है, उसका बहुत ही खराब इफेक्ट होता है बायोडाइवर्सिटी पे, और इसको हमको हमेशा चेक करते रहना चाहिए, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए. लेट अस रीड ऑन टू नो व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ क्या होता है डिफोरेस्टेशन से. ठीक है. सो पॉइंट नंबर 1, we already know that the plants animals and depend on each other. Plants और animals जो है वो क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है. A number of species bird and other animals live in the forest, right? It is their habitat. मैंने बताया था जो फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल हैबिटेट है प्लांट्स सॉरी एनिमल्स और बर्ड्स के. ठीक है. दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड एंड अदर थिंग्स. दे वो उनको सभी चीजें जंगल से मिलती हैं. ठीक है. और क्या बोला है, दे डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अफेक्टेड द फूड चेन. अगर आप फॉरेस्ट को डिस्टर्ब करोगे, फॉरेस्ट को हटा दोगे, तो क्या होगा कि वहां से जो नेचुरल जो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, से फॉर एग्जांपल बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो क्या होंगे, इधर उधर जाएंगे, उनकी डेथ्स होंगी, है ना. मैंने बताया था डेथ्स कैसे होते हैं. ठीक है. तो वो डेथ होंगे, जिसके वजह से क्या होगा, फूड चेन में जो है फूड चेन वो डिस्टर्ब होगा. अगर फूड चेन डिस्टर्ब हुआ तो उसके वजह से दूसरे एनिमल्स को भी सफर करना पड़ेगा. ठीक है. एंड destroyed the habitats of many living organisms. Animals like lions and tigers have become much reduced in number. Lions और tigers जो है वो बहुत ही ज्यादा कम बचे हैं, ये आपको पता है, because the forest in which they live have been destroyed. इसका मेन रीजन क्या है, डिफोरेस्टेशन, है ना. जो क्या होता है, लायंस और टाइगर्स जो है वो जनरली एनिमल्स सॉरी फॉरेस्ट में होते हैं. ठीक है. और वो जो है अभी लेस इन नंबर हो है. इसका पीछे रीजन क्या है, डिफोरेस्टेशन, पेड़ का कट जाना, जंगल का हट जाना. उसी की वजह से वो क्या होते हैं ना, उनका जो है डेथ हो जाती है, क्योंकि वो आ जाते हैं, रोड्स पे आ जाएंगे, है ना. जहाँ ह्यूमंस रहते हैं वहां आ जाएंगे, विलेजेस में चले जाएंगे, सो उनके वजह से उनकी डेथ्स हो जाती है. Okay, remember this is not the only reason for reduction in number of these animals. There are also, मतलब कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफोरेस्टेशन की वजह से उनका नंबर डिक्रीज हो रहा है, नहीं, और भी सारे रीजन है. जैसे कि हंटिंग, उनका इलीगल हंटिंग होता है ना, उनको मारा जाता है, तो इसके वजह से भी वो उनका नंबर जो है वो डिक्रीज कर रहा है. ओके. so now moving on to the next point, that is the level of carbon dioxide in the atmosphere. क्या कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन द एटमॉस्फेयर इज इंक्रीजिंग, है ना. द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस, बढ़ जाता है ऑन अकाउंट ऑफ डिफोरेस्टेशन. जैसे ही अगर पेड़ कटेंगे तो क्या होगा, डिफोरेस्टेशन होगा, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा. ये आप पहले से ही आपको पता है, डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है कि बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड हवा में. यू नो दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने में, है ना. सो अगर
पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कौन कंज्यूम करेगा, है ना। सो reduced number of trees require lesser carbon dioxide, so the level of this gas has gone up in the atmosphere, resulting in global warming. तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है कि आपको पता है कि फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं, ट्रीज क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, वो जो प्लांट जो खाना बनाते हैं अपने आप को सिंथेसिस करते हैं, उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। सो इसके वजह से अगर डिक्रीज कर जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रीज नहीं लेंगे और क्या होंगे, वो एटमॉस्फेयर में ही रहेंगे। और एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी बताया कि जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगा, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड रह गया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। एंड द पोल्यूशन लेवल ऑन अर्थ हैज आल्सो इंक्रीज्ड, है ना। दिस डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल, रिड्यूसेस रेनफॉल, द आउटकम इज ड्राउट, है ना। जब अगर पोल्यूशन बढ़ेगा तो क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ने से आपका जो वाटर साइकिल है ना, वाटर साइकिल मतलब जो 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 वाटर है सी और ओशन से इवापोरेट होके ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर से फिर वो रेनफॉल की तरह आते हैं, तो ये साइकिल में डिस्टर्ब होगा। इस साइकिल अगर डिस्टर्ब हुआ तो रेनफॉल में इफेक्ट होता है। अभी पता है आपको कि सही टाइम पे रेनफॉल नहीं होती है, और इसके वजह से क्या होता है कि जो फार्मिंग होती है, जो खेती होती है, उसमें बहुत ही ज्यादा गिरावट आ गई है ना। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सो दीज आर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज दैट वी आर फेसिंग बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का क्या मतलब है? सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि पानी के साथ अगर सपोज पानी फ्लो कर रहा है तो पानी के साथ साथ क्या होता है कि वो मिट्टी को बहा के ले जाता है ना, तो उसे कहते हैं हम लोग सॉइल इरोजन, है ना। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट ट्रीज प्रिवेंट सॉइल। सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है कैसे कि जो उसके रूट्स होते हैं, जो ट्रीज के रूट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से जकड़ के रखते हैं सॉइल को, जिससे कि अगर पानी पास से फ्लो भी कर रहा है तो क्या होता है, वो उसको फ्लो होने नहीं देता, मिट्टी को फ्लो होने नहीं देता, सॉइल को जकड़ के रखता है, ठीक है। इस तरह से सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। वही बताया आपको आगे, रूट्स ऑफ द ट्रीज बाइंड द सॉइल particles together, preventing them from blowing away by wind or water. Soil erosion removes the top layer of the soil that contains the fertile. Soil erosion क्या होता है? Soil erosion में जो होता है मिट्टी का जो अपर पोर्शन होता है ना, जो कि फर्टाइल होता है, जो कि उपजाऊ होता है, उससे क्या होता है वो लेके चला जाता है। सॉइल जो वाटर है, फ्लोइंग वाटर है, उससे क्या होता है वो लेके चला जाता है, जिससे क्या होता है सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है ना। जो सॉइल की फर्टिलिटी, जैसे यहाँ पे देखो, सॉइल इरोजन रिमूव्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल दैट कंटेन्स फर्टाइल ह्यूमस। ह्यूमस जिसकी वजह से क्या होता है फर्टिलिटी लेस हो जाती है, सॉइल लेस फर्टाइल बिकम्स लेस फर्टाइल एज द लोअर लेयर ऑफ द सॉइल कंटेन्स लेस ह्यूमस। ह्यूमस ज्यादा रहेगा तो फर्टिलिटी ज्यादा रहेगा। ह्यूमस प्रेजेंट कहाँ होता है? अपर पोर्शन ऑफ जो अपर पार्ट होता है सॉइल का, उसमें। लोअर पोर्शन में ये उतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है, ठीक है। इफ दिस गोज ऑन, द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है? इनफर्टाइल होता है, वहां पे पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, है ना। तो डेजर्ट में क्या होता है कि वो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट इज कॉल्ड ए डेजर्टिफिकेशन। ओके, सो अभी बताया कि जो फर्टाइल लैंड होते हैं वो क्या होता है, सॉइल इरोजन अगर होने लगा तो क्या होगा, अपर पोर्शन उसका रिमूव होता चला जाएगा, अपर पोर्शन जो सॉइल का है वो रिमूव होता चला जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा कि जो नीचे जो उसके जो मिट्टी के जो नीचे वाला लेयर है वो क्या है, उतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं है, उसमें ह्यूमस कम है, मतलब उसमें मॉइस्चर कम है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डेजर्ट में बदल जाएगा। डेजर्ट मतलब जहाँ पे आप कह सकते हो जैसे राजस्थान, बालू ही बालू सब तरफ, है ना, तो उस तरह का धूल वाला मिट्टी, ठीक है, तो उसमें मॉइस्चर नहीं होती, तो वो इनफर्टाइल लैंड है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू द डेजर्ट इज कॉल्ड एज डेजर्टिफिकेशन। क्लियर? नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज just say, as a result of deforestation, groundwater level
डिक्रीजेस ऑल्सो गेट्स लोअर्ड। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ की कमी होगी तो रेनफॉल कम होगा, और रेनफॉल कम होगा तो रेन वाटर जो हम लोग हैं जो ग्राउंड वाटर है उसको ज्यादा यूज करेंगे। अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो ग्राउंड वाटर को यूज करेंगे, तो जितना ज्यादा ग्राउंड वाटर को यूज करेंगे ग्राउंड वाटर में उतनी ज्यादा कमी आएगी। ठीक है, इसीलिए क्या है, एज अ रिजल्ट the groundwater level also gets lowered. The capacity of the soil to hold water is reduced. Capacity to hold the soil of hold to water is reduced. The movement of water from the soil surface into the ground slows down. है ना, मतलब कि अगर पेड़ रहते तो आसानी से वो नीचे चले जाते थे, बट अभी क्या होता है कि ये डिक्रीज हो गया। अब उसका जो परमेबिलिटी है ना, मतलब कि जो पोरस नेचर, जो पानी को जैसे नीचे जाने की क्षमता, वो डिक्रीज हो जाती है सॉइल में। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड देयर रूट सिस्टम वाटर इज नॉट एबल टू सीप इन द सॉइल। मतलब अगर ट्रीज नहीं है और उसके रूट नहीं है तो क्या होंगे, वो जमीन के अंदर घुसेंगे, मतलब उसका जो पानी है वो नीचे जाएगा नहीं। ओके, so as a result in the rainy season water just flows over the soil bringing about floods। मतलब क्या होता है कि जब अगर वो नीचे नहीं जाएगा, जमीन के नीचे नहीं घुसेगा पानी, तो क्या होगा, फ्लड की सिचुएशन आ जाएगी। वाटर जो है वो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, जमीन के नीचे नहीं जाएगा और ऊपर ही रहेगा, और फर्टाइल जो सॉइल है उसको लेके चला जाएगा अपने साथ, है ना, बहा के चला जाएगा। तो जिससे क्या होता है, फ्लड का सिचुएशन आ जाता है ना, क्योंकि पानी जो है ऊपर ऊपर ही रह जाता है, नीचे नहीं जाता है। ओके, सो दीज आर द मेजर रीजंस फॉर deforestation, consequences of deforestation. Okay, so next we have, next is cycling of a paper and reforestation as a step of reduce the deforestation। तो रिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है वो हम लोग देखेंगे। अभी पहले देख लेते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में। ठीक है, पेपर इज मेड अप ऑफ पल्प ट्रीज, ये सब डिस्कस कर दिया था मैंने पिछले चैप्टर में। यू कैन इमेजिन हाउ मेनी लैक्स ऑफ ट्रीज आर बीइंग कट एवरी ईयर टू मेक पेपर which you as a student use for your studies and also often waste it in useless activities। देखो, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर जो है वो आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, तो मैं इसको फिर से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पे मुझे लग रहा है कि जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ बता देता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। तो क्या हुआ, लेट अस रिकॉल द वेरियस व्हिच पेपर कैन बी, हाउ यू कैन सेव द पेपर, है ना। आप लोग घर बैठे पेपर कैसे सेव कर सकते हो, राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, मतलब पेपर के पेज के दोनों साइड में आपको लिखना है, अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर, रिसाइकल पेपर। लास्ट स्टेप क्या है, रिसाइकल करना है पेपर को। पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज, मतलब एक ही पेपर को आपने यूज किया, उसको फिर रिसाइकल कर दिया, अगर फिर से वो पेपर आपके पास आता है फिर से वो रिसाइकल हो सकता है, या फिर किसी के पास भी आता है फिर से वो रिसाइकल हो सकता है ना। ऐसे से 5 से 6 बार 7 बार उसको रिसाइकल कर सकते हैं, उसके बाद वो यूज होने लायक नहीं रहता है। ठीक है, तो 5 to 7 टाइम्स से बहुत मैटर करता है। ओके, recycling helps to save the energy, water needed to manufacture paper. Moreover, the use of harmful chemicals in making paper is also reduced. तो ये सब सारी चीजें हैं रिसाइकलिंग का, है ना, जो कि आप पढ़ चुके हो। ओके, नेक्स्ट है रिफॉरेस्टेशन। क्या है रिफॉरेस्टेशन, मतलब अभी बताया था आपको डिफॉरेस्टेशन के बारे में। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ों को काटना, और रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जहाँ फॉरेस्ट कटा था वहां पे फिर से हमको ट्रीज लगाने हैं, तो वैसे उसको क्या कहते हैं, रिफॉरेस्टेशन। डेफिनेशन देखो, द प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज वेयर द फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड। जहां से फॉरेस्ट को काटा गया था वहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नए फॉरेस्ट को लगा रहे हैं। प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज वेयर द फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन। इट इज डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ठीक है, नेचुरल रिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस, इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। नेचुरल, देखो ऐसा नहीं है कि रिफॉरेस्टेशन सिर्फ इंसान ही कर सकता है, नहीं, ये नेचुरली होता है ना। नेचुरली भी होता, मतलब कि कहीं कोई अगर सपोज कोई चिड़िया थी, वो कोई फल खा रहा था और वो खाते खाते जा रहा था, तो क्या हुआ, बहुत सारा सीड्स जो है वो जमीन पे गिर जाता है, तो वहां से फिर एक पेड़ निकलता है। उसी तरह से अगर हवा से भी सीड का ट्रांसफर हो जाता है ना, उसके बाद फिर से वो जमीन पे गिरता है और वो जन्म ले लेता है, तो इस तरह से भी होता है। ठीक है, तो इन इंडिया फॉलोइंग एक्ट डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो कुछ एक्ट हैं जो कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पे बेस्ड है, वो क्या क्या है ये देखो। फर्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है
वो 1980 में एस्टैब्लिश हुआ था। और फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1972 में हुआ था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है कि वैसा था कि आपको फॉरेस्ट को काटने से बचाना था। अगर मतलब आप अगर कोई पेड़ काटते हो तो आप पे कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। सो ये सब चीजें थी। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में मतलब अगर आप किसी का इलीगल हंटिंग करते हो, कोई अगर एनिमल्स को मारते हो जंगल में जाके, हंटिंग करते हो, शिकार करते हो, तो आप पे मुकदमा चलाया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट विच वाज established in 1972, ठीक है। द मेन टू एम्स ऑफ दिस एक्ट्स, ये जो दो एक्ट हमने पढ़े, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसके क्या रीजन है, क्यों किया गया था? तो इसके दो मेनली रीजन थे। वो क्या है? टू प्रिजर्व एंड कंजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाना है और उसका जुडिशियसली यूज करना है, ठीक है ना। नंबर टू, टू मीट द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट, मतलब उसके आसपास जो है उसको जो उसके आसपास, जो फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी जरूरतों को पूरे करने के लिए ये लॉ बनाया गया था। क्योंकि फॉरेस्ट वो क्या होते थे, जो आसपास रहते थे वो फॉरेस्ट को काट देते थे। तो सरकार ये सुनिश्चित करती है कि उनको बेसिक नीड जो है उन लोगों तक मिलता रहे, ताकि वो फॉरेस्ट को ना काटे, एनिमल्स को ना मारे, ठीक है। सो दीज आर द मेजर मेन एम्स ऑफ these acts. Okay, so it is enough for today. In the next class we will see the flora and fauna. Okay.